हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ईसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन। काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है, एक नया चैप्टर होने वाला है जो कि आपने शायद पहले नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह ये सब चीज़ों में डिफर टैक्स वगैरह का नहीं आता, तो टैक्सेशन की अकाउंटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी यार ब्लरी वरी सी क्वेश्चन दिखेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी समझ रीडेबल तो थोड़ा सा होगा। ठीक है, बाकी चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। यूलिंगटन कंपनीज का ट्रायल बैलेंस शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2.1 मिलियन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन करंट टैक्स एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5.4 मिलियन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन डेफर्ड टैक्स। सबसे पहली बात, जो भी आपका ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2.1 मिलियन का जो है वो करंट टैक्स पे है और 5.4 मिलियन का डेफर्ड टैक्स पे है। जो भी आपका करंट टैक्स के ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आता है, अगर ये डेबिट में होता है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बातें अगर हम करके चलें तो अच्छी बात रहेगी, बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगी। अगर स्टार्टिंग में आपके करंट टैक्स पे कुछ ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड सा आ रहा है, डेबिट का बैलेंस है। ठीक है, डेबिट का बैलेंस का मतलब होता है कि आपने जो है वो अंडर प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, अंडर प्रोविजन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों का जो टैक्स पेबल होने वाला है वो मान लो 2000 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपने सोचा था 2000 है, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ गया 3000। इसका मतलब आपने जो है वो अंडर प्रोविजन बना रखा था। आपने सोचा था कि खाली 2000 का ही पे करना पड़ेगा, बट करना आपको ज़्यादा का पड़ेगा। इसका मतलब आपने जो सोच रखा था वो कम था। आपने सोचा कम था, यानी कि आपने अंडर प्रोविजन बना रखा था। ठीक है, तो इसलिए आप जो करंट टैक्स पे करने जाते हो, मान लो इस साल आपका टैक्स जो है वो 5000 है। ठीक है, तो 5000 में आपको ये 2000 भी और पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग जो है वो कम सोच के जा रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे करंट टैक्स का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, वो क्रेडिट पे होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्टा, जैसे अंडर प्रोविजन का उल्टा क्या होता है, ओवर प्रोविजन। ठीक है, तो जो ओवर प्रोविजन होता है वो क्या करते हैं, इसका मतलब आपने ज़्यादा सोच रखा था। देखो, आपने सोचा था कि अगले साल आपको 3000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, बट आपको करना कितना था, खाली 2000 का। इसका मतलब ये जो है वो आपने ज़्यादा सोच के रखा था कि आपने ज़्यादा पे करना है, लेकिन आपने कम पे जो है वो कम पड़ना करेगा, तो ये होता है ओवर प्रोविजन। और ओवर प्रोविजन हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और अंडर प्रोविजन हमेशा प्लस होता है। बस ये लॉजिक को साथ में लेके चलोगे तो आपके काम अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन वाले हो जाएंगे। बाकी एक बात आती है डेफर टैक्स की। ठीक है, तो अगर थोड़ा डेफर टैक्स के बारे में बात करें तो डेफर टैक्स में अगर कभी भी आपको पीएनएल का इम्पैक्ट जानना हो, तो पीएनएल और ओसीआई दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डेफर टैक्स तो पीएनएल से भी बढ़ता है, ओसीआई से भी बढ़ता है। ठीक है, और कम भी पीएनएल ओसीआई से होता है, लेकिन जब पीएनएल की बात हो तो खाली पीएनएल के आइटम्स को इम्पैक्ट करना है, और जो ओसीआई हो तो ओसीआई की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे देख लिया था कि इनकम टैक्स जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से बतानी है। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेफर टैक्स का भी और उसका भी ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि सबसे पहली बार 2.1 मिलियन आपका अंडर प्रोविजन है। ठीक है जी, और डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट बैलेंस है। डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, 5.4 मिलियन की। इसके बाद जो टैक्स चार्ज करंट ईयर का है वो 16.2 मिलियन का है। ओके, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स आर 13 मिलियन इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस, जिसमें 3 मिलियन की रिवैल्यूएशन भी इंक्लूड है। द इनकम टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स रेट इज 30%। बस आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कितना इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, बुक में किट में जो है वो अलग तरीके से शायद हो सकता है, बट जिस हिसाब से मतलब मैंने समझा था उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझो, वो मुझे थोड़ा आसान सा मेथड लगता है। ठीक है, सबसे पहले हमसे देखो पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूरा नहीं पूछा हुआ ना, मेरे से डेफर्ड टैक्स का पूछा, मेरे से बस पूछा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम टैक्स के हिसाब से कितना जो है वो मैं अमाउंट रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो, एक मैं अकाउंट बना लेता हूँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। ठीक है, और जब भी हम लाइबिलिटी बनाते हैं तो आपको पता है ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरे को दे रखा है 5.4 मिलियन, जिसको मैं अगर 000 हटा के लिखूँ तो 5400। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मेरा ये मिल गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो एक तो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इनकम टैक्स का करंट का बताना है, तो ये कैसे बनेगा। एक तो मैं करंट ईयर का टैक्स पे करूँगा, करंट ईयर का। ठीक है, जो करंट ईयर का टैक्स है मेरा वो है अपना 16.2 मिलियन। अगर मैं इसको 3 जीरो हटा के बात करूँ तो 16,200। एक तो ये पे करूँगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, जो अंडर प्रोविजन होता है वो ऐड हो जाता है, ओवर प्रोविजन होता है तो माइनस हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपके पास डेबिट बैलेंस था, देख रहे हो, डेबिट बैलेंस ऑफ 2.1 मिलियन। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है वो अंडर प्रोविजन है। ठीक है, अंडर प्रोविजन क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
तो इसमें अंडर प्रोविज़न जो है वो मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? जो कि था 2100 का, बस। अब एक मेरे को जो एडजस्टमेंट करनी है वो है डेफर्ड टैक्स की। डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट मैंने कर दी, प्लस माइनस जो भी होगा वो भी देखेंगे और फिर मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा जो है वो पीएनएल में कितना चार्ज लगने वाला है, ठीक है? पीएनएल में चार्ज लगेगा, गेन आएगा, जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, मेरे को इतना तो पेमेंट करनी है, इतनी पेमेंट करनी है, मतलब अभी तो इतनी पेमेंट जा रही है। अब देखते हैं कि और पेमेंट बढ़ेगी या फिर थोड़ा-सा माइनस में आएगा। देखो, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बारी आती है और बस इसी में थोड़ा-सा सीखना है। अब देखो, आपको एक चीज़ दी हुई है डेफर्ड टैक्स के बारे में कि जो डेफर्ड टैक्स यहाँ पे दिखा है ना कि जो नेट एसेट्स हैं वो 13 मिलियन एक्सेस हैं, उनके टैक्स बेस के हिसाब से। इसका मतलब आप लोगों ने जब ये पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको ये पता होगा कि एक तो कैरिंग वैल्यू होती है और एक टैक्स बेस होता है, ठीक है? अब एसेट के केस में क्या होता है, लायबिलिटी के केस में क्या होता है, वो अलग-अलग होता है। अब नेट एसेट्स 13 मिलियन से ज़्यादा हैं, 13 मिलियन से ज़्यादा है टैक्स बेस के हिसाब से, ठीक है? मतलब कैरिंग वैल्यू उनकी ज़्यादा है यहाँ पे। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स आर 13 मिलियन इन एक्सेस। इसका मतलब जो कैरिंग वैल्यू है वो ज़्यादा है और टैक्स बेस जो है वो कम है। और जब भी ऐसा केस होता है तो आपके पास कौन सा आता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जब भी चैप्टर पढ़े होगे कि जब भी हमारी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है किसी एसेट की, एसिड की बात हो रही है, ठीक है? जब भी एसिड की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है और टैक्स बेस जो है वो कम होता है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होता है, ठीक है? अब देखो, 13 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है? और मेरा टैक्स रेट जो है वो 30% का है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी अगर मैं देखूँ 13 मिलियन, इसका 30%, तो 13 मिलियन का 30% कितना होता है, 3.9, ठीक है? तो मेरी जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी है वो 3.9 की हो जाएगी, ठीक है? लेकिन ये बात भी इग्नोर करना नहीं चाहिए हमें कि जो 13 मिलियन है इसमें से 3 मिलियन जो है वो क्या है, रीवैल्यूएशन का, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है, बस इसको आराम से समझ लो भाई, कह रहा हूँ आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? बस थोड़ा-सी जान लगाओ। 13 मिलियन है जिसमें से 3 मिलियन का क्या है, रीवैल्यूएशन। तो आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि जो रीवैल्यूएशन होता है, वो जो है वो किसमें जाता है, ओसीआई में, ठीक है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह में जो है वो हम डालते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3.9 मिलियन का टैक्स का चार्ज आया है मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स की, इसमें कुछ ओसीआई भी होगा और मुझे किसका बताना है, खाली प्रॉफिट और लॉस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं खाली ये सोच के चल सकता हूँ कि जो मेरे 13 मिलियन के एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा थी, कैरिंग वैल्यू, तो 13 मिलियन में से अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का ही बताना है, तो 13 मिलियन है, ठीक है? 13,000 मान लो। 13,000 में से जो यहाँ पे मेरे को साफ-साफ दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन का अमाउंट भी दिया हुआ है। देख रहे हो, 13 मिलियन में से 13 मिलियन इंक्लूड्स 3 मिलियन रीवैल्यूएशन। इसका मतलब 13,000 में से 3,000 की रीवैल्यूएशन का अमाउंट है, तो बाकी 10,000 किसका होगा, नॉर्मल, जो आपकी पीपी बढ़ती है, एसेट बढ़ते हैं उसका अमाउंट, ठीक है? तो इसका अमाउंट तो ओसीआई में जाता है और इसका अमाउंट किस में जाता है, आपका पीएनएल में, ठीक है? और आपको पीएनएल की तो बात करनी है, ठीक है? आराम से बात को रिवाइंड करके अच्छे-अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही अगर आपको समझ में आ गया तो बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? आसानी से। 13,000 की आपकी नेट एसेट की वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा थी, किससे, टैक्स बेस से, और जब भी टैक्स बेस से वैल्यू ज़्यादा होती है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता है, ठीक है? अब 13,000 में से 3,000 जो है वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का है और 10,000 जो है आपका पीएनएल में जाएगा। अब टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इसको 30%, इसको मल्टीप्लाई 30%, और ये जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं खाली पीएनएल का काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये मेरा टैक्सेबल डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है? तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये मेरी कौन सी होगी, क्लोजिंग, ठीक है? क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी मैं यहाँ पे जाके पोस्ट कर दूंगा, ये जो मेरा अकाउंट था, ओपनिंग 5400 थी और क्लोजिंग कितनी हो गई, 30 ओ 3000, ठीक है? तो 3000 मेरी क्लोजिंग हुई। अगर आप खुद सोचो, आपकी स्टार्टिंग में लायबिलिटी थी 5400 की और अब हो गई 3000 की। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होने का मतलब आप लायबिलिटी की रीपेमेंट कर रहे हो या जो भी हो रहा है, लायबिलिटी खत्म होने का मतलब आपकी पीएनएल जो होता है वो क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है? तो बेसिकली आपका यहाँ पे पीएनएल आ जाएगा कितने से, दोनों का डिफरेंस 2400। और ये मैंने अकाउंट किसके लिए बनाया, खाली पीएनएल के लिए, कि पीएनएल का डिफरेंस ले रहा हूँ। अगर मेरे को टोटल देखना होता तो मैं यहाँ पे भैया 3900 लिख देता, क्योंकि 900 जो है वो मैं रिवैल्यूएशन का टैक्स भी ले लेता, ठीक है? बट अभी खाली प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस का चलेंगे। तो 5400 ओपनिंग था, क्लोजिंग हो गया 3000 खाली प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है? तो पीएनएल में कितनी मूवमेंट होगी, 2400 की। और बाकी एक भाई आप देखो, रिवैल्यूएशन का भी मैं आपको साथ बता दूँ, 3000 का 3% कितना होता है, 30%, 900, ठीक है? तो ये जो 900 है वो भी जाएगा यहाँ पर ही, ओसीआई में, ठीक है? ओसीआई में जाएगा 900, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 3900 हो जाता।
बट मैं खाली पीएनएल की बात कर रहा हूँ, तो ये 900 जो है वो नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो खाली पीएनएल की बात हम चला लेते हैं। तो ये बात हो गई। अब पीएनएल में कितना है 2400, और ये पीएनएल क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है? पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब इनकम काइंड ऑफ आप मान सकते हो इसको, ठीक है? अब देखो आप लोगों को एक तो 16,200 की पेमेंट करनी थी और 2100 की पेमेंट करनी थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक क्रेडिट आ गया है पीएनएल के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या कर दोगे आप, माइनस, माइनस कितने से कर दोगे? क्या आ रहा था बैलेंस आपका 2400, तो 2400 से माइनस कर देंगे, तो अब टोटल आपके पास चार्ज आ जाएगा कि पीएनएल में आपको कितना पेमेंट करनी है नेट। तो 16,200 प्लस 2100 माइनस 2400, तो ये होता है 15,900, ठीक है? आगे ट्रिपल जीरो लगाओगे तो ये बन जाएगा 15.9 मिलियन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में, अकेले क्वेश्चन में मैंने लगा दी 10 मिनट, और इन 10 मिनटों में मैं जो चाहता हूँ ना, अगर वो आप लोग समझ गए, आपने ग्रैस्प कर लिया, तो सही बता रहा हूँ आपसे, ये वाले सारे क्वेश्चन जो भी ऐसे बोलते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताने हैं कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, तो वो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे सही में, गारंटी करके बता सकता हूँ, ठीक है? बस इसको अच्छे से रिवाइंड रिवाइंड कर करके वापस वापस देखते जाओ कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो यहाँ पे हो रहा है, बस वो अगर आपको समझ में आ गया, भाई कसम से मतलब आपको मज़े आ जाने वाले हैं, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग ही इसी से करी थी कि अंडर प्रोविज़न का जो ओवर प्रोविज़न है वो प्लस होता है, माइनस होता है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स की थोड़ी बात करी, डेफर्ड टैक्स में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पीएनएल का भी पड़ता है, ओसीआई का भी पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में खाली पीएनएल का इम्पैक्ट मैं लेके चला था। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैंने निकाल लिया 3000 का। कैसे निकाला? वो यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें बताई हुई थी कि कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, ठीक है? ये आपने आई होप जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो करा होगा। उसके बाद 13,000 यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा थी ना, तो 13,000 में से 3,000 जो था वो हमारा किसका था? जो भी हमारा ओसीआई से रिलेटेड था, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड था, ठीक है? और बाकी का तो जो होगा वो हमारा एसेट से रिलेटेड होगा, और आपको पता है जो एसेट से रिलेटेड रीवैल्यूएशन होती है, सॉरी एसेट से रिलेटेड मूवमेंट होती है वो पीएनएल में जाती है, और बाकी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ओसीआई में जाती है। तो एसेट से रिलेटेड मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रेट था 30%, तो 3,000 जो है मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई क्लोजिंग की, ठीक है? और अगर मेरे को ये ओसीआई की भी बात करनी होती तो 900 इसकी आ जाती, वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता, ठीक है? ये मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के केस में, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा जो है ये अब अकाउंट बन रहा है, सॉरी। तो उसके बाद देखोगे ना, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको नॉर्मल अकाउंट बनाना चाहूँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, तो कैसे बनता? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग आपकी ये 5400 की रहती। अब क्लोजिंग जो है वो आपकी 3000 की जगह पता है क्या हो जाती? अगर मेरे से पीएनएल का ना पूछते तो मैं क्या करता, एक तो ये 3000 जाता और एक ये 900 जाता, तो 3900 जाता टोटल। तो क्लोजिंग जाती मेरी 3900, तो बीच में ये 1500 बच जाता, ये जाता मेरा पीएनएल में, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये 30 पीएनएल में भी तभी जाता है क्योंकि ये 3900 जो है, 5400 3900 इसमें भी जो है पीएनएल और ओसीआई का डाल रखा है, तो बाकी जो भी इम्पैक्ट होता है वो किस में जाता है, पीएनएल के अंदर, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी, बट थोड़ी सी चीज़ों को ग्रैस्प करने का ट्राई करो। आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, और बुक में जो है वो आपको भाई सीधा सीधा अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन करके सीधा सीधा भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है? वैसे भी आप कर सकते हो कि कैसे प्रोविजन बढ़ते हैं, कैसे प्रोविजन घटते हैं। वो सब चीज़ें मुझे थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं इस चीज़ से। ये कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। इसको समझ गए तो बस बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है? आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। बस ये समझ गए, बाकी सारी चीज़ें आपसे आराम से हो जाने वाली हैं। थोड़ी सी इसमें चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार, कि ब्लर है थोड़ी सी। जैस्पर ऑरेंज कंपनी का ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर X3 shows a debit balance of 700,000 on current tax and a credit balance of 8.4 million on deferred tax, ठीक है? और the directors have estimated the provisions for income tax for the year at 4.5 million and the required deferred tax provision is 5.6 million. Okay, 1.2 million of which relates to property revaluation. Again हमारे को जो है वो देख लेते हैं, पूछ कर रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स का ये अमाउंट पूछ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लीजिए, आपसे सीधा सीधा क्या पूछ लिया, वापस से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछ लिया। ओके, और अब आपको ईयर एंड क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2023। और यहाँ पर एक और चीज़ भी देखोगे, ट्रायल बैलेंस जो है वो 31 दिसंबर 2023 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है करंट टैक्स का, यानी कि अगेन आपको जो है वो क्या दे दिया गया है, अंडर प्रोविजन, ठीक है? क्योंकि डेबिट बैलेंस क्या होता है, अंडर प्रोविजन। ओके, और डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट बैलेंस अगेन आपको जो है वो लाइबिलिटी दी हुई है, डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और ये सारी आपके प्रोविजन जो है करंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं आपको सेम ऊपर की तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने करना है, अगर मैं आपको इसी फॉर्मेट में करके बताऊं, देखो
अब इसको सबको हटा देते हैं, जो पुराने वाला क्वेश्चन है। करंट ईयर का हमारे पास कितना है, एस्टिमेटेड द प्रोविजन फॉर द ईयर एट 4.5 मिलियन, ठीक है। तो 4.5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 4500। और वापस से अगेन आपको अंडर प्रोविजन दिया हुआ था। अंडर प्रोविजन डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, अंडर प्रोविजन। और अंडर प्रोविजन हम क्या करते हैं, ऐड। तो 700 को ऐड कर देंगे। अब मेरे को डेफर्ड टैक्स का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हमारा क्या सीन चल रहा है। देखो, हम लोगों को जो है वो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 8400 का, ठीक है। ये इसको थोड़ा-सा साफ़ कर लेंगे, तो यहाँ पे देखोगे 8400 की आपको दी हुई है क्रेडिट बैलेंस। और देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है ना, तो ट्रायल बैलेंस में सारी ओपनिंग चीज़ें ही आती हैं। तो ये मत देखना कि भैया ट्रायल बैलेंस आपको अगर 31 दिसंबर एक्सपायरी का दिया, आपका ईयर एंड भी इतने का ही हो रहा, तो ये बात है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग की चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग की दी हुई है 8400। और हमको दिखाया कि हमारे को ईयर एंड में होनी कितनी की चाहिए थी, 5.6 मिलियन की। यानी कि स्टार्ट होगा आपका 8.4 से और खत्म होगा आपका 5.6 पे। लेकिन उस 5.6 के अंदर वो 1.2 मिलियन की क्या है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी है। और हमें किसका काम चाहिए होता है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का देखो। यहाँ पे ये पीएनएल का केस है, तो अगेन मैं ओपनिंग बैलेंस अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 8400, ठीक है, 8400। अब क्लोजिंग बैलेंस की मेन दिक्कत आ गई है। क्लोजिंग बैलेंस आपको सीधा दिया हुआ है, देख रहे हो, 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन का मतलब क्या होता है, 5600। 5600। अब इसमें से आपके पास 1.2 मिलियन किसका है, प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन का। और रिवैल्यूएशन आपको पता है किस में जाता है, ओसीआई में। और हमको खाली किसका देखना है काम, प्रॉफिट और लॉस का। तो मैं पहली बात तो इस ओसीआई वाली चीज़ों को हटा देता हूँ। तो 1200, 1.2 मतलब 1200, 3 जीरो हटा के बात करें तो, और बाकी कितना बच गया, 34। एक सेकंड, 5600 में से 1200 गया 44, 4400, ठीक है। तो 4400 जो है वो हमारा पीएनएल से रिलेट करेगा, और ये 1200 है वो किससे रिलेट करेगा, ओसीआई से। और मुझे खाली किसकी बात करनी है, पीएनएल की। तो मैं इस ओसीआई को अभी इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है। असलियत में जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसमें ओसीआई जाएगा, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि नहीं जाता। लेकिन मुझे भी खाली प्रॉफिट और लॉस की बात करनी है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना डाल रहा हूँ, आपका 5600 में से आपका ये जो 1200 है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ओसीआई का है। तो कितना डालूंगा, खाली 4400 का, 4400। अब देख लो, ओपनिंग बैलेंस आपका इतना था, क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना चला गया, ठीक है। तो ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, ओपनिंग 84 और क्लोजिंग 44। इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। अगेन, लाइबिलिटी कम होने का मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, क्रेडिट। तो आपने एक तो ये पेमेंट करनी है, लेकिन आपको एक फ़ायदा भी हो रहा है। कितने का हो रहा है, दोनों को डिफरेंस ले लो, 4000। तो आपको 4000 का जो है वो फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसको आप यहाँ से कर दोगे माइनस, माइनस 4000। तो 45 प्लस 752, 52 माइनस 4, 1200। तो पीएनएल में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, 1200 का, यानी कि 1.2 मिलियन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें भी करीब करीब जो है वो उतना ही टाइम मैंने लगा के आपको बताने की ट्राई करी है कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता यार कि ये मेथड आपको मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है बुक वाले से, या फिर आसान लग रहा है। बट मैं अगर आपकी जगह होता तो यार ये मेथड ज़रूर प्रेफर करता, क्योंकि हो क्या रहा है इसमें मेरे को ना ये समझ में आ रहा है लॉजिक चीज़ों का, कि हो क्या क्या रहा है, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आएगा ना, तो यार आप अच्छे से क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि करना क्या चाह रहे हो। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सारी चीज़ें बतानी थी, और आप प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें बता पा रहे हो, तो इसमें बताओ और क्या ही दिक्कत चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एन एंटिटी। और बाकी यार आप लोग मेरे को एक बार यार कमेंट करके बता देना भैया कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बुक के आंसर आप देखोगे तो काफ़ी अलग है। मतलब हो ही ये रहा है, मेथड सारे सेम है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो बता देना कमेंट करके कि मतलब सही लग रहा है या नहीं। बाकी 143, एट 1 जनवरी 2028 कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एक्सीडेड देयर टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बाय 850,000। और जब जब आपके एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है आपके टैक्स बेस से, तो आपका टैक्सेबल टीडी आता है, ठीक है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2028 एंटिटी ने क्लेम करी है डिप्रीसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस ऑफ 500,000, और क्लेम कर ली टैक्स पर्पस के लिए 500,000, जबकि जो डिप्रीसिएशन एक्चुअली में चार्ज थी वो थी 4,50,000, ठीक है। तो इससे भी आपका टैक्सेबल टीडी आने वाला है, क्योंकि डिप्रिसिएशन थी खाली कितने की, 4,50,000 की, लेकिन टैक्स वालों की नज़रों में कितने की हो गई, 5 लाख की। तो इससे भी आपका टैक्सेबल टीडी आएगा, आगे जाके आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2028 एंटिटी ने रीवैल्यू भी करी है प्रॉपर्टी को। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस था वो 2.5 लाख का था, और देयर आर नो करंट प्लान टू सेल द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को बेचने के भी कोई प्लान्स नहीं है। टैक्स रेट वही आपका 30% था, बट इज द प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स रिक्वायर्ड बाय IAS 12 एट 31 दिसंबर 2028। तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस पूछ लिया। तो इसको यहाँ पे आके जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें देखो आपको पता चलेगा कि वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में रीवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे आपको क्लोजिंग लायबिलिटी बताना है। कैसे बताना है क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, क्योंकि यहाँ पे देख लो 31 दिसंबर 2028 का बताना है, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स रिक्वायर्ड एट 31 दिसंबर 2028, यानी आपको क्लोजिंग बताना है। मैं आपको ऐसे अकाउंट टाइप में ही जो है वो थोड़ा सा बताना प्रेफर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे हो गया डेबिट। अब देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा आता है क्रेडिट साइड पे। एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपको पता है, देखो कैसे पता है। 1 जनवरी की बात है, हमारा ईयर स्टार्ट 1 जनवरी को हो रहा है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स ने एक्सीड कर दिया टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू को, 8,50,000 थे। और याद करो बात कि जब हमारी कैरिंग वैल्यू और ये टैक्स बेस है, ठीक है, जब कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है और टैक्स बेस कम होता है तो आपका एक टैक्सेबल टीडी आ जाता है। टैक्सेबल टीडी का मतलब कि आपने आगे जाके जो है वो टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है। तो इस जो भी आपका डिफरेंस आता है उससे आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप मेरी बात समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कितने से एक्सीड कर रहा है, 8.5 लाख से, 8,50,000 से। और हमारा टैक्स रेट कितना है, 30%। हमारा टैक्स, यस 30% है, ठीक है। तो हमारा टैक्स रेट जो है वो चल रहा है 30%, तो इस पे मैं 30% लगा दूंगा, मल्टीप्लाई 30%। तो मुझे पता चल जाएगा मेरी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स कितना था। 8.5 लाख का 30% ये होता है 2,55,000, 2,55,000, 2,55,000, ठीक है। तो इतना जो है वो मेरा ओपनिंग डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे जो है वो दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि फॉर द ईयर, पूरे साल के दौरान जो एंटिटी ने डेप्रिसिएशन क्लेम करी है टैक्स पर्पसेस के लिए, वो थी 5 लाख की, और उनको डेप्रिसिएशन चार्ज कितने की हुई है, 4,50,000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को टैक्स वाले ने जो देख रहे हो टैक्स पर्पसेस के लिए 5 लाख मिल गई थी, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन कितनी लगाई खाली, 4.5 लाख की। इसका मतलब टैक्स वालों ने आपको थोड़ा ज़्यादा दे दिया। इसकी वजह से मैंने आपको बताया था क्या होगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा। इसका मतलब आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और बढ़ेगी, ठीक है जी। तो और कैसे बढ़ेगी आपकी लायबिलिटी, यहाँ पे 5 लाख थी और 4.5 लाख, आप 4-4.5 लाख कर रहे थे, लेकिन टैक्स वालों ने कितनी लो कर दी, 5 लाख की। तो दोनों का डिफरेंस ले लो यार। देखो आपका कैरिंग वैल्यू 5 लाख, ठीक है, कैरिंग वैल्यू, और जो आपकी टैक्स बेस के हिसाब से था वो था 4.5 लाख। और सॉरी, टैक्स बेस के हिसाब से 5 लाख था और कैरिंग वैल्यू आपकी 4.5 लाख थी, ठीक है। वैसे सॉरी 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 4.5 लाख, और टैक्स वाले आपको जो है वो चार्ज कर रहे थे 5 लाख के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी जो है वो क्या आ गई, टैक्सेबल टीडी। टैक्सेबल टीडी कितनी गई है, 50,000 की। अब 50,000 को वही 30% से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कितना जाएगा। तो ये सीधा सीधा होता है 15,000, ठीक है। और टैक्सेबल टीडी आपकी जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाती है, तो 15,000 से बढ़ेगी, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है वो क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरी 15,000 से जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ये किसकी वजह से बढ़ी, डिप्रिसिएशन की वजह से। उसके बाद तीसरे पॉइंट में जो है वो देख रहे हो, हमारा जो ईयर एंड हो रहा है उसके दौरान रीवैल्यू भी करी है प्रॉपर्टी, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो 2.5 लाख का हुआ है, और कोई प्लान नहीं है कि एसेट को सेल करना है। तो इसका मतलब वही हो गया कि अभी एसेट वाला केस आ गया, ठीक है। तो एसेट में हमने जो है वो 2.5 लाख से बढ़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं भैया, हम रीवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है, तो उनकी नज़रों में जो है वो कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमारी नज़रों में 2.5 लाख से बढ़ गई, लेकिन टैक्स वालों की नज़रों में कुछ नहीं हुआ। अगेन ये क्या है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि आज वैल्यू बढ़ गई है, अभी वो टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, लेकिन आगे जाके तो करेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या है, टैक्सेबल टीडी, और उससे भी आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो 2.5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 30% से। तो 2.5 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 30% से, तो ये होता है 75,000, 75,000। और इससे भी मेरी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है मतलब क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया 75,000। अब देख लो भैया, मैंने रीवैल्यूएशन का पैक भी डेफर्ड टैक्स में डाला है। अभी तक पीएनएल के बारे में पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है वो नहीं किया था इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ पीएनएल वगैरह की बातें हैं, सीधा आपको डेफर्ड टैक्स के क्लोजिंग बैलेंस बताना है। अब देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसका टोटल करो, तो यहाँ पे जो टोटल आने वाला है वही जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा, ठीक है।
तो 255 प्लस 15 प्लस 75 ये होता है 345। तो आपको पता है दोनों मैच करते हैं, तो यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना हो जाएगा 3,45,000। और आपको यही बताना था कि आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यानी कि 31 दिसंबर X8 को क्या बैलेंस चलेगा। तो 3,45,000 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत डाउट लग रहा है कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो यार वीडियो है, यही तो फ़ायदा है यार कि थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से अच्छे से देखो। और थोड़ा सा मैं मानता हूँ यार कि पहली पहली बार अगर हम टैक्सेशन वाला ऐसे चैप्टर कर रहे होते हैं तो डेफर्ड टैक्स ये सब चीज़ें क्या आ गई, रीवैल्यूएशन, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। अगेन थोड़ा सा ब्लर है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नेटवर्क कंपनी जो है वो उन्होंने फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया हुआ है। देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब देखो 20x1 दिया हुआ है और 20x2। जो पहले वाला साल होता है वो ओपनिंग होता है और जो बाद वाला साल होता है वो क्लोजिंग साल होता है। ये आपका करंट ईयर भी चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब 2012, और ये पहले वाला साल 2011। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये आपका करंट ईयर भी है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपको जो है वो डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ में आपको टैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपकी वो करंट टैक्स भी दिया हुआ है, पुराना भी दिया हुआ है, तो इससे आप अंडर ओवर भी निकाल सकते हो और डेफर्ड टैक्स भी दिया हुआ है। लेकिन मेरे को एक सवाल में पूछ कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, पहले वो तो देखूँ। टैक्स चार्ज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर X2 इज 270 मिलियन। ओके, लेकिन मुझे पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर X2। मेरे को अब इस बार ही बताना क्या है ना, मेरे को ये पूछ रहा है कि बताओ आपका पीएनएल में कितना चार्ज आएगा, क्या आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। नहीं, मुझसे सीधा सीधा पूछा टैक्स कितना पे कर रहा हूँ। और टैक्स के अंदर आपका जो नॉर्मल टैक्स आता है करंट ईयर का वो भी होता है, प्लस आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होता है। यानी कि आपका डेफर्ड टैक्स भी होता है, साथ में से आपका करंट ईयर का टैक्स भी होता है। ठीक है, या टैक्स में आपका कोई ये नहीं है कि डेफर्ड टैक्स है या करंट टैक्स है, पीएनएल में क्या जाएगा, ये सब। टैक्स का मतलब टैक्स, और टैक्स का मतलब करंट का भी और डेफर्ड का भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होने वाला है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि टैक्स का जो एक सीधा आप लेजर बनाओगे और आपका जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक लेजर बना लेते हैं। आपका वही टैक्स पेड के हिसाब से टैक्स का लेजर है, और टैक्स आपको पे करना है, इसका मतलब काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो क्रेडिट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट पे आएगा। देखो, ओपनिंग बैलेंस में हमेशा इसमें कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। टैक्स का मतलब टैक्स, करंट का भी और डेफर्ड का भी। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में डेफर्ड का भी ले लो, करंट का भी ले लो। देखो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स और ये टैक्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये पुराने साल का जो है वो आके अब जो है वो ओपनिंग बन जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग इतना है और आपका करंट लाइबिलिटी का टैक्स 160 है। ठीक है, मैंने कहा कोई भी भेदभाव नहीं चाहिए। टैक्स पेड का जब भी आपको निकालना हो बस ये लेजर बनाओ, और लेजर में क्या करो, ओपनिंग टैक्स और क्लोजिंग टैक्स। ठीक है, तो ओपनिंग टैक्स कितना होगा, ओपनिंग डेफर्ड का भी ले लो और करंट लाइबिलिटी का भी ले लो। 140 और 160, ये सीधा सीधा हो जाता है 300। तो ओपनिंग आपका टैक्स आ गया 300। ठीक है जी। इसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग में भी आप डेफर्ड टैक्स का भी क्लोजिंग ये 310 और करंट का भी टैक्स 130, तो ये होता है आपका 440। तो ये आप ले लो 440। बस इतना निकाल दिया, बस हो गया काम। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा करंट ईयर का टैक्स। ठीक है, करंट ईयर का टैक्स यानी कि आपको जो भी आपका करंट ईयर का टैक्स होगा ना, चार्ज जो आपको इस साल में दिखा रहा होगा और आपको सीधा सीधा दिया भी हुआ है, देख रहे हो, टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, जितना भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम निकालते आ रहे थे, अब आपको सीधा दिया हुआ है, कितना है 270 मिलियन का। तो 270 मिलियन का टैक्स जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको निकालना था ना टैक्स पेड, देख रहे हो टैक्स वॉज पेड। तो जो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कैश। ठीक है, ये आपका जो है बैलेंसिंग अमाउंट होगा, और यही जो है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने टैक्स पे करा है। ठीक है, वापस से रिपीट करूँ, ओपनिंग बैलेंस निकाला डेफर्ड और करंट का, क्लोजिंग बैलेंस निकाला डेफर्ड और करंट से। आपका जो करंट ईयर का टैक्स है जो आपने पीएनएल में डाला होगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे जो भी टोटल वोटल है वो कर दोगे, और जो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना टैक्स पे करा है। ठीक है, और इसी टैक्स वाले पेड अमाउंट से आप ये भी निकाल सकते हो कि आपका पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा। मान लो आपको कैश दिया होता, यहाँ पे कुछ भी कैश का अमाउंट होता और पीएनएल का अमाउंट आपको नहीं पता होता, तो आप यहाँ पे दोनों का टोटल करते हो, पीएनएल का अमाउंट निकाल देते। ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट निकाल के। बट यहाँ पे आपको पीएनएल का दिया हुआ है तो कैश का अमाउंट निकाल देंगे हम लोग। तो देखो 300 और 270 होता है 570, ये होता है 570, तो यहाँ पे भी 570 का आएगा। अब बैलेंसिंग अमाउंट निकाल दो, 570 में से 440 गया 130। इसका मतलब आप लोगों ने टैक्स कितना पे किया होगा 130 का।
और ये आपका आंसर जो है मिलियंस में चल रहा है, तो आपका आंसर भी मिलियन में ही आएगा। तो आपने कितना टैक्स पे किया होगा करंट ईयर में? 130 मिलियंस का। ओके जी, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 145, और यहाँ से आपको थोड़ा मतलब दिखना बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन का। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ऊपर की 145, द ट्रायल बैलेंस ऑफ हाईवुड कंपनी एट 31 मार्च X6 शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8 लाख ऑन करंट टैक्स। अब यहाँ पे आपको करंट टैक्स का क्रेडिट बैलेंस दिया, और मैंने बताया था करंट टैक्स पे डेबिट होता है तो अंडर होता है, तो क्रेडिट होगा तो क्या होगा? ओवर प्रोविजन। और जो ओवर प्रोविजन होता है वो हमेशा माइनस कर देते हो, ठीक है। 2.6 मिलियन है डेफर्ड टैक्स पे, और क्रेडिट बैलेंस ये है क्योंकि देख रहे हो शॉर्ट क्रेडिट बैलेंसेस, तो मतलब इसका भी क्रेडिट और इसका भी क्रेडिट, तो डेफर्ड टैक्स का तो मतलब आपको ये लाइबिलिटी दी हुई है DTL, यानी कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। प्रॉपर्टी रिवैल्यू हुई थी ड्यूरिंग द ईयर गिविंग राइज टू डेफर्ड टैक्स ऑफ 3.75 मिलियन, और ये पूरा 3.75 मिलियन क्या है? रिवैल्यूएशन की वजह से आया है, ठीक है। इसको इंक्लूड कर दिया गया है डेफर्ड टैक्स प्रोविजन ऑफ 6.75 मिलियन में। तो एट 31 मार्च 2026, यानी कि आपने जो है उसको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, रिवैल्यूएशन को भी डेफर्ड टैक्स में इंक्लूड करा गया है बेसिकली। और इसके बाद द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड इज एस्टिमेटेड, मतलब ये जो है वो आपका करंट ईयर का एस्टिमेट भी बता दिया कि कितना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट, मतलब वही आपको जो है वो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ लिया कि भैया बता दो कितना जाएगा। अब मैं आपको एक काम करता हूँ यार, ये ऊपर वाले फॉर्मेट में लेके चलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि इससे यार आपको समझ में आता रहेगा कि हम एक्चुअली में जो कर रहे हैं वो वैसे ही सब चीज़ें कर रहे हैं। कहीं मैं पता चले एक क्वेश्चन में अलग चीज़ें बना रहा हूँ, दूसरे में अलग कर रहा हूँ। देखो, करंट ईयर का था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। करंट ईयर का मेरा कितना है? यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी 19.4 मिलियन, यानी कि 19,400, ठीक है। उसके बाद अंडर प्रोविजन जो है वो मैं ऐड कर रहा था, तो अगर मेरा ओवर प्रोविजन होगा तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। ओवर प्रोविजन इसको माइनस करूंगा, और ओवर प्रोविजन मेरा कितना था? क्रेडिट बैलेंस है ना 8 लाख का, तो 800 से मैं इसको माइनस कर दूंगा। इसको मैं 800 कर देता हूँ, इसको हटाओ, इसको 800 से माइनस कर दिया, ठीक है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस मेरे को डेफर्ड टैक्स का थोड़ा सा काम करना है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का काम करना ही मेन काम होता है, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक काम करता हूँ, यस यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे ताकि ये पता चलता रहे ना कि हमने ऊपर भी ये किया, वापस से ये कर रहे हैं। तो अब देखो, अब वापस से पीएनएल की ही चीज़ पूछ रहा है ना मेरे से, तो मेरे को वापस से यार वो पीएनएल और रिवैल्यूएशन वाला अलग करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, मेरे को खाली पीएनएल का बनाना है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरे को दिया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस 2.6 मिलियन का। तो ये तो मैं ओपनिंग बैलेंस तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ। अब क्लोजिंग बैलेंस मेरे को निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 6.75 मिलियन का, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि यार 6.75 के अंदर ना इन्होंने 3.75 मिलियन की रिवैल्यूएशन भी डाली हुई है, और रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? OCI में, ठीक है। तो 6.75 में OCI भी है और आपका PNL भी है, ठीक है। PNL, और मेरे को खाली PNL की बात जाननी है, तो मैं OCI को हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा? देखो, टोटल 6750 का एक आपका जो है वो ईयर एंड का, ठीक है। तो क्लोजिंग लायबिलिटी के 6750, जिसमें से 3750 यानी कि 3.75 मिलियन जो है वो आपका OCI के लिए है, तो मैं इसको अभी नहीं हटा रहा, मतलब इसको हटा रहा हूँ। और बाकी का जितना बच गया 67 में से 37 गए, तो सीधा सीधा 3000, यानी कि मेरा 3000 जो है वो बच गया है क्लोजिंग के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई टैक्स रेट वगैरह नहीं दिया, ठीक है। कोई टैक्स रेट से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है आपको, पूरा लायबिलिटी ही दी हुई है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके ही दिया हुआ है। तो 6750 टोटल था, जिसमें से OCI वाला भाई साहब को नहीं लूंगा, PNL वाले को लूंगा, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग कितना जाएगा? 3000 का। तो क्लोजिंग मेरा चला गया 3000 का। अब पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि हमारी ओपनिंग जो है वो यहाँ पे जो थी वो ज़्यादा हो रही थी, और जो आपकी क्लोजिंग थी वो कम हो रही थी। ऐसे ही था ना कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, बाद में कम हो रही थी, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही थी, तो आपके लिए एक तरह से फ़ायदा हो रहा था, तो इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी ओपनिंग में स्टार्टिंग में लायबिलिटी थी 2600 की, और अब आपकी लायबिलिटी हो गई 3000 की। और आप खुद समझदार हैं कि आपकी स्टार्टिंग में 2600 आपको किसी को पे करना था, और बाद में 3000 देना हुआ, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तब तब प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज आता है, यानी कि डेबिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना डेबिट होगा? दोनों का फर्क देख लो यार, यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे भी 3000 होगा। और अब यहाँ पे PNL में क्रेडिट यहाँ पे आ रहा था ना, तो अब PNL में जो डेबिट है वो कहाँ पे आएगा? इस साइड पे, यानी कि 400 का। ओके, तो यहाँ से हटा देंगे और PNL का डेबिट जो है वो
यहाँ पे आ जाएगा 400 का। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ पे आके सबको पी&एल को माइनस करते आ रहे थे, और इस बारी भैया इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि माइनस नहीं करना, प्लस करना है। और प्लस क्यों करना है? क्योंकि हमारा चार्ज आया, इस बारी लाइबिलिटी बढ़ी है। तो एक तो मेरे को टैक्स पे करना ही करना है, साथ साथ अब मेरे को लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो इसको भी मेरे को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पी&एल का जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट का मतलब, और इसको बढ़ा के दिखाएंगे, और कितने से? 400 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19,400 प्लस 400 माइनस 800, तो ये होता है 19,000 सीधा सीधा। ठीक है जी, तो 19,000 यानी कि 19 मिलियन के आपके पास सीधा सीधा पी&एल में जो है वो चार्ज चला जाएगा, 19 मिलियन। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 146 एग्जामिनर रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं यार। एस्ट्रल कंपनी ने परचेज किया है आइटम ऑफ प्लांट फॉर 40,000 1 सितंबर 2021 को। प्लांट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स की, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 5,000 की है। ओके, तो थोड़ा डिप्रिशिएशन की तरफ जा रहे हैं ये लोग। बाकी प्लांट की डिप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, लोकल टैक्स लो जो है वो अलाउ नहीं करते डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, बट एक टैक्स अलाउंस दे दिया, मतलब वो टैक्स अलग लगा रहे हैं, ये लोग टैक्स अलग लगा रहे हैं। ठीक है, टैक्स वाले वो बात अलग है। ठीक है, तो वो टैक्स अलाउंस देते हैं सीधा सीधा 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी क्लेम्ड इन द ईयर ऑफ परचेज। मतलब जिस साल आपने जो भी एसेट खरीदा है उस साल 60% ले लो, और 20% पर एनम जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे ले लो, यानी कि हर साल 20% से घटाते रहो। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। इनकम टैक्स का रेट जो है वो 30% है। आपको बताना क्या है? What charge or credit for deferred taxation should be recorded in actual companies? मतलब P&L के अंदर ईयर एंड देख लो, ईयर टू 31 अगस्त 2022, तो इसके अंदर जो है वो आपको बताना है कि क्या चार्ज होगा या फिर क्रेडिट होगा डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, मतलब एकदम जेन्युइन तरीके से आपको समझ ही आ जाए। ठीक है, अब इसमें करने के लिए ना सबसे पहले मैं डिप्रिसिएशन का तरीके देख रहा हूँ कि दोनों में चेंज क्या क्या है। ठीक है, एक तो आपकी जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है अकाउंटिंग के हिसाब से, और एक आपकी डिप्रिसिएशन है जो टैक्स के वालों के हिसाब से है। ठीक है, अब अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन कैसे चलते हैं? जो भी आपकी कॉस्ट होती है उसमें से आपकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो माइनस कर दो, अपॉन में जो भी आपकी यूज़फुल लाइफ होती है, इससे आपकी हर साल की डिप्रिसिएशन निकल जाती है। ठीक है जी, और अभी हम करंट खड़े हैं 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर x1, और हमारा ईयर एंड जो है वो 31 अगस्त 2022 को है, 31 अगस्त x2 को, यानी कि पूरे एक साल के बीच में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक साल की डिप्रिसिएशन का काम करना है, आगे की कोई दिक्कत की हमें बात है नहीं। उसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन निकालने की बात करूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो आपका प्लांट जो है उसकी कॉस्ट है 40,000, आपको रेजिडुअल वैल्यू जो है वो दी हुई है 5,000 की, देख लो आराम से यार, ये 5,000 की रेजिडुअल वैल्यू है, और यूज़फुल लाइफ है 5 साल की। तो अगर मैं इसमें एक साल की डिप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो 40,000, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू जो थी वो 5,000 की थी, डिवाइड कर दूंगा यूज़फुल लाइफ जो कि थी 5 साल की, तो 40 माइनस 5 होता है 35, 35 अपॉन में 5 ये होता है 7,000। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मेरी इसके हिसाब से अकाउंटिंग की ज़िंदगी के हिसाब से मेरी डिप्रिसिएशन है 7,000 की। तो अगर एक आराम से नॉर्मल आदमी जो है वो देखेगा, उसका प्लांट की कॉस्ट थी 40,000, और उसकी डिप्रिसिएशन लग गई 7,000 की, तो अब उसका प्लांट जो है वो कितने का हो गया होगा? 33,000 का। ये किसकी ज़िंदगी चल रही है? अकाउंटेंट की, मतलब जो अकाउंट्स फॉलो करते हैं वो सब लोग। बट टैक्स वाले यार ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते। टैक्स वाले कह रहे हैं क्या, कि आपको जो है वो हम पहले साल में, जिस साल तुमने एसेट को क्लेम किया होगा, ठीक है, उस साल आपको जो कॉस्ट ऑफ एसेट है जो कि 40,000 है, उस पे हम 60% का टैक्स अलाउंस देंगे। तो इसका मतलब वो लोग डिप्रिसिएशन किसके हिसाब से दे रहे हैं? कॉस्ट को 60% मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब कॉस्ट है मेरी 40,000, 40,000 को मल्टीप्लाई करा मैंने 60% से, तो ये होता है मेरा 24,000। तो इनका मतलब था कि इस साल मतलब 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक। इसके आगे की मेरे को नहीं कहानी जाननी, क्योंकि मेरे से पूछा इतने तक हुआ है। इसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं, देखो डी 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस इन फॉलोइंग ईयर्स। आगे के साल जो कर रहे हैं उसका मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस साल का देखना है। तो इसका मतलब इस साल मेरे को 24,000 डिप्रिसिएशन किसने अलाउ करी है? टैक्स वालों ने। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल इंसान अब नहीं है, कोई टैक्स वाले बंदे हैं, तो वो क्या करेंगे? प्लांट को लेंगे, देखेंगे भैया 40,000 की उनकी वैल्यू थी, जिसमें से टैक्स वालों ने कितना अलाउ करा है? खाली 24,000 का। तो इसके हिसाब से 16,000, यानी कि टैक्स वालों के हिसाब से क्या बचा होगा? टैक्स वालों के हिसाब से हमारा प्लांट जो है वो दिख रहा होगा 16,000 का।
जबकि जो हम अकाउंट्स फ़ॉलो करते हैं हम लोग, वो उनके हिसाब से 33,000 का। अब वही वाला डब्बा याद करो, एक कैरिंग वैल्यू का था और एक टैक्स बेस का था, ठीक है? अब जो टैक्स बेस वाला है, टैक्स बेस, ठीक है? टैक्स वालों के हिसाब से हमारी जो प्लांट की कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है, 16,000 की। जबकि हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था, 33,000 का। हमारी कैरिंग वैल्यू है 33,000 की। अब आप खुद समझदार हो, जब भी एसेट का केस होता है तो क्या होता है, एसेट की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, तो आपका डिफरेंस कौन सा आता है, टैक्सेबल, टैक्सेबल टीडी। और टैक्सेबल टीडी का मतलब क्या होता है, ये आपकी क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो अब क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 17,000 का, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप अपने टैक्स रेट 30% से, मल्टीप्लाई कर दिया 30% से, तो ये कितना होता है, 17,000 इंटू 30%, ये होता है 5,100। इसका मतलब आपकी डी टी एल आ गई, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 5,100 की। और 5,100, अब आप लोगों को पता है कि 5,100 आपका क्या है, चार्ज है, ठीक है? क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है, ठीक है? बट चार्ज है, इसका मतलब आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 147, आइजैक एंड जोसेफ कंपनी परचेज न्यू मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर $1 million, ठीक है? उसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी थी, यूज़फुल लाइफ 8 साल की थी, प्लांट जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और टैक्स अलाउंसेस जो है वो 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी क्लेम्ड इन द ईयर ऑफ परचेज। ये मतलब यार ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया जैसे हमने ऊपर करा है, सेम डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी, पता है, बस वैल्यूज चेंज कर दी हैं। वही टैक्स वाले जो है 50% अलाउ कर रहे हैं, डिप्रिशिएशन क्योंकि टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं होती, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%। आपको बताना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या लायबिलिटी, और अमाउंट कितना होगा। भाई एकदम इजी क्वेश्चन, देखो बस वैल्यू चेंज कर दूँ इसी में। ये देखो अकाउंटिंग टैक्स की बात हो रही थी और हमारा बस इसमें ईयर चेंज हो रहा है, जनवरी से दिसंबर तक का ही बताना है, तो डिप्रिशिएशन का भी इतना कोई झंझट है नहीं, ठीक है? देखो जनवरी X5 था और दिसंबर X5 है, लो जनवरी X5 और 31 दिसंबर X5, देखो सामने सामने मतलब पता भी चल रहा है कि भैया ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लागू होती है वो चीज़, बाकी सब भी सेम सेम उसी तरीके से कर लो, ठीक है? ये है आपका कॉस्ट, और बस ये जो है वो 50% अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आप सेम सेम तरीके से कर सकते हो। इन लोगों ने ख़रीदा क्या है, पैसे बाद मशीनरी ख़रीदी है, ठीक है? तो हम प्लांट का कर रहे थे, वो मशीनरी का कर रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, ठीक है? अब देखो इसमें होगा क्या, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करी तो और अपॉन में यूज़फुल लाइफ कर दी तो आपके अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन निकल आती है, ठीक है? इसमें कॉस्ट जो है वो आपकी दी हुई है आपकी 1 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 200,000 की है और यूज़फुल लाइफ आपकी 8 साल की है। तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन निकालूँ, 1 मिलियन को मैं 1,000 लिख रहा हूँ, रेजिडुअल वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ खाली 200, ठीक है? 1000, वही 3 जीरो हटा के बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये 200 है, 200 डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो ये तो सीधा-सीधा -200 अपॉन में 8, तो 100 हो गया सीधा, तो डेप्रिसिएशन आ गई 100 की। अब समझदार इंसान क्या होगा, मशीनरी है, वो दिख रहा होगा स्टार्टिंग में 1000 की है, जिसमें से 100 की लग गई डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग वैल्यू कितने की हो गई, अकाउंटेंट के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से 900 की, ठीक है? तो अकाउंट्स में हमारे हिसाब से जो मशीनरी है उसकी कैरिंग वैल्यू चल रही होगी 900 की। अब टैक्स वाले कहते हैं भैया हम खाली 50% अलाउ करते हैं, तो 1000 का 50%, 1000 का 50% क्या होता है, 500। तो इसका मतलब टैक्स वालों ने 500 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होती बट जो भी अलाउंस वगैरह वो दे रहे हैं 500 को ही दे रहे हैं, ठीक है? तो मशीनरी की वही हमारी जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो 1000 की थी, 500 खाली टैक्स वालों ने अलाउ करी है, तो 500 अलाउ करी है 1000 में से, तो मतलब हमारी कैरिंग वैल्यू टैक्स वालों के हिसाब से कितनी हो गई होगी, 500 की, ठीक है? अब खुद देख लो यार, कैरिंग वैल्यू हमारी नज़रों में क्या था, वही सेम चीज़ है यार, देखो कैरिंग वैल्यू हमारी नज़रों में 900 की थी और उनकी नज़रों में 500 की है। तो अब देख लो कैरिंग वैल्यू अगर एसेट एसेट है ना भाई, मशीनरी भी एक एसेट होती है, और मशीनरी में और एसेट में जब भी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है, टैक्स बेस कम होता है, तो आपको पता है क्या आता है, टैक्सेबल टीडी। टैक्सेबल टीडी का मतलब वही आपकी डीटीएल आएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 900 और 500 का डिफरेंस कितना होता है, 400, और आपका जो टैक्स रेट है वो कितना चल रहा है आपका, 30% ही चल रहा है, तो 400 का 30% कितना होता है जी, 120। बस मैंने आपको कहा था जैसे फिगर चेंज करी है वही चीज़ करी हुई है भाई, फिगर चेंज करी है, और आपकी लाइबिलिटी आ रही है इसमें कितनी, 120 की। तो आएगा इसमें आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने की, 1,20,000 की। बस अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस ये तो
आसान से हो ही जाना चाहिए था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 148 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ शीन कंपनी एज ए 30 सितंबर 2017। ठीक है, 30 सितंबर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पूछ क्या रहा है, प्लीज़ आइडेंटिफाई वेदर द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो आपकी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट है ये वाला और आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट है ये वाला, क्या ये दोनों अमाउंट सही हैं या फिर नहीं, बस इतना ही पूछ रहे हैं। तो इसको अगेन वही करने के लिए देखो कैरिंग अमाउंट आपको दिया है, टैक्स बेस दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, तो वही सेम चीज़ जो हम करते आ रहे हैं वही कर लेंगे। वही बनाते हैं कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस। और देखोगे आप यहाँ पे कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास है प्लांट और एक है लैंड। ठीक है, प्लांट और लैंड, ठीक है, दोनों आपके पास एसेट हैं। तो अगर कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होगी तो टैक्सेबल टीडी आएगा, कैरिंग वैल्यू कम होगी तो डिडक्टेबल टीडी आएगा। ठीक है, प्लांट है, प्लांट की आपके पास कैरिंग अमाउंट है 1,10,000 और टैक्स बेस के हिसाब से 90,000 है। तो इसका मतलब तो वही है 1,10,000 और यहाँ पे 90,000। इसका मतलब आपकी कैरिंग वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपका कौन सा आता है, टैक्सेबल टीडी यानी कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी प्लांट के केस में। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 20,000। 20,000 इसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स परसेंटेज के साथ, तो जो है 20%। तो 20,000 को 20% से करोगे, देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये किसका है, प्लांट का। तो ये होता है आपका 4,000। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी है। ठीक है, एल लिखता हूँ यानी कि लाइबिलिटी। अब लैंड का केस करते हैं। लैंड जो है कैरिंग अमाउंट उसका है 2,80,000, 2,80,000 और यहाँ पे रीवैल्यू हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल उसका वो 2 लाख की वैल्यू थी लेकिन अब 2,80,000 का हो गया है। तो वैल्यू जब बढ़ती है तो इसको क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब रीवैल्यू हुआ है। ठीक है, अब 2,80,000 और टैक्स बेस वाले कितना मानते हैं, खाली 2 लाख, क्योंकि यार बीच में जो 80,000 हुआ है ना, 80,000 ये क्या है, रीवैल्यूएशन है। और टैक्स वाले क्या कहते हैं, भैया अभी पड़े पड़े वैल्यू बढ़ी है, जब आगे जाके बेचोगे तब हम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो 80,000 का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। टैक्स वाले 2 लाख कमाते हैं, हमारी जो नज़रों में 2,80,000 का है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2,80,000 में से 2 लाख गया तो 80,000। ठीक है, ये देख लो, लैंड 80,000 का डिफरेंस वही टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी देखो कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है। जब भी एसेट का कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है, टैक्स बेस कम, तो क्या आता है, टैक्सेबल टीडी। तो 80,000 का 20% होता है 16,000 और ये भी आपकी लाइबिलिटी है। तो 4,000 की लाइबिलिटी प्लस 16,000 की लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 4 + 16 20,000 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और यहाँ पे देखोगे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 20,000, तो अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो भाई सही दिया हुआ है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 20,000 है और सही में 20,000 ही होनी चाहिए, तो मतलब बढ़िया अमाउंट दिया हुआ है। अब इसके बाद थोड़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट देख लेते हैं कि क्या सीन हो रहा है। और मैं वीडियो पॉज करके गया था कि चलो थोड़ी शांति होगी पीछे से, बट फिर वही, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारा कितना अमाउंट जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो आपका रीवैल्यू हुआ कितने से है। पहले लैंड की कॉस्ट थी 2 लाख और अब हो गई है 2,80,000, तो टोटल आपकी रिवैल्यूएशन कितने से हुई है। अगर आप देखोगे 2,80,000 पहले था, अब जो है वो पहले 2 लाख था, अब 2,80,000 हो गया, तो टोटल रिवैल्यू कितने का हुआ है, 80,000 का। ठीक है जी, तो अब देखा जाए तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में इतना आना चाहिए, बट भाई इस पे टैक्स भी तो दोगे जो आपका रिवैल्यू हुआ है। और टैक्स आपने कितना दिया है, खाली लैंड का देखो, आपने इसमें टैक्स दिया है 16,000 का, ये 16,000 है। ठीक है, 16,000 का आपने टैक्स दिया, तो आपको अगर टैक्स काट के देखा जाए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा 16,000 का आपका गया टैक्स। ठीक है जी, तो 80 में 16 गया 64,000, यानी कि आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जाएगा, 64,000। ठीक है, तो और आप यहाँ पे भी देख रहे हो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 64,000 ही गया हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट भी करेक्ट लिखा हुआ है। और बस इसी के साथ आपका ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। मैंने बहुत ट्राई किया है कि यार ये इस चैप्टर को जितना आसानी तरीके से बता सकूँ वो बताया है। जो भी मैंने तरीके से कराया है, अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो मतलब अच्छी बात है यार, वरना आप लोग जो है वो थोड़ा किट विट के सॉल्यूशन देख के उस तरीके से भी जा सकते हो। मतलब मेरे को जिस हिसाब से लगता था कि होना चाहिए मैंने उस हिसाब से करा दिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, फीडबैक देते रहो भाई, कुछ गलती हो गई है तो भाई से यार मतलब भाई समझ के माफ़ कर देना, हम भी मतलब ऐसे ही हैं। बाकी यस, चलते हैं यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।